नमस्कार दोस्तों। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं? अपने गांव या शहर के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जिस इकलौती बहन की विदाई पर भाई ने पूरे गांव में सोने के सिक्के बांटे थे, 20 साल बाद जब वही करोड़पति भाई होली के दोज के दिन बहन के ससुराल पहुंचा, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी 60 साल की बहन शांति को उसका अपना सगा बेटा और क्रूर बहू होली के दिन घर के पीछे जूठे बर्तनों के बीच जमीन पर बैठकर कीचड़ और गंदे पानी से नहला रहे थे। बहू हंसते हुए अपनी सास के मुंह पर जूते से रंग रगड़ रही थी और बेटा कह रहा था, बुढ़िया, इस घर में रहना है तो हमारी नौकरानी बन कर रहना होगा। बहन रोते हुए अपने भाई को याद कर रही थी। बेटे को लगा कि उसकी माँ लावारिस है और उसका कोई रक्षक नहीं, लेकिन वो दरिंदा बेटा यह नहीं जानता था कि गेट पर जो खड़ा है वो इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून और शांति का सगा भाई ठाकुर भवानी सिंह है। जिस भाई ने अपनी बहन के लिए 500 करोड़ की कंपनी खड़ी की थी, आज जब उसने अपनी बहन के गाल पर कीचड़ देखा तो उसने उस घमंडी बेटे और बहू की वो खूनी होली खेली जिसे देखकर पूरे शहर की रूह कांप गई। पढ़िए एक लाचार माँ के अत्याचार और एक भाई के महाविद्रोह की सबसे खौफनाक दास्तान, खून की होली और भाई का महाविद्रोह। शांति देवी अपने मायके की जान हुआ करती थी। उनके पिता गांव के बहुत बड़े जमींदार थे और उनका इकलौता बड़ा भाई ठाकुर भवानी सिंह अपनी बहन पर जान छिड़कता था। भवानी सिंह ने अपनी बहन की शादी शहर के एक पढ़े लिखे परिवार में की थी। विदाई के वक्त भवानी ने रोते हुए अपनी बहन से कहा था, शांति, इस भाई के रहते तेरी आंख में कभी आंसू नहीं आएगा। अगर किसी ने तुझे रुलाया तो मैं आसमान चीर कर भी तुझे बचा लूँगा। लेकिन किस्मत का खेल अजीब होता है। शादी के कुछ सालों बाद शांति के पति का देहांत हो गया। शांति ने अपनी पूरी जिंदगी अपने इकलौते बेटे रोहन को पढ़ाने लिखाने में लगा दी। इधर भवानी सिंह अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लंदन चले गए। वो वहाँ के सबसे बड़े स्टील व्यापारी बन गए। शांति फ़ोन पर हमेशा अपने भाई से झूठ बोलती, भैया मैं बहुत खुश हूँ, रोहन मुझे रानी बना कर रखता है। वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई उसके लिए परेशान हो। रोहन बड़ा हुआ। उसने शहर की एक बहुत ही लालची और मॉडर्न लड़की मीनल से शादी कर ली। मीनल को अपनी हाई क्लास जिंदगी में शांति का देसी और सीधापन बिल्कुल पसंद नहीं था। रोहन अपनी माँ को समझा दो कि मेरे मेहमानों के सामने मत आया करे, मीनल अक्सर चिल्लाती। और रोहन, जो अपनी पत्नी के हुस्न और पैसों के गुरूर में अंधा हो चुका था, अपनी ही माँ को धुतकार देता, माँ तुम क्यों हमारी क्लास खराब करती हो, जाकर अपने कमरे में रहो। धीरे धीरे शांति देवी का वो कमरा घर के पीछे बने एक छोटे और सीलन भरे सर्वेंट क्वार्टर में तब्दील हो गया। जिस औरत ने कभी रेशम के गद्दों पर सोया था, वो आज एक फटे हुए गद्दे पर सो रही थी। फागुन की सुबह थी, लेकिन उस करोड़ों के आलीशान बंगले की हवाओं में गुलाल की पवित्र महक नहीं, बल्कि महंगी विदेशी शराब, सिगरेट के धुएं और झूठे रुतबे की संडास घुली हुई थी। बंगले के विशाल लॉन में रोहन और मीनल ने शहर के रईसों के लिए एक बहुत बड़ी रेड डांस पार्टी रखी थी। कान फाड़ देने वाले बेस के साथ डीजे बज रहा था। पानी की बौछारों के बीच लड़के लड़कियां नशे में धूत होकर नाच रहे थे
और एक दूसरे पर केमिकल वाले पक्के और महंगे रंग डाल रहे थे। वहाँ हर कोई स्टेटस की होली खेल रहा था, जहाँ रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी। इन सब चकाचौंध से बहुत दूर उसी बंगले के पीछे में बने एक घुटन भरे सीलन मारते सर्वेंट क्वार्टर में 60 साल की शांति देवी जमीन पर एक पुरानी चटाई बिछाए बैठी थी। बाहर डीजे का शोर गूंज रहा था, लेकिन शांति देवी के कानों में सिर्फ बचपन की रोहन की वो मीठी आवाज़ गूंज रही थी, माँ दरवाज़ा खोलो, सबसे पहले मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा। उन्होंने अपनी एक बहुत ही पुरानी सफ़ेद सूती साड़ी पहनी हुई थी, जिसका किनारा थोड़ा फटा हुआ था। उनकी बूढ़ी झुर्रियों भरी आंखें लगातार उस लकड़ी के दरवाजे की दरार से बाहर की तरफ टिकी थी। उनकी गोद में एक छोटा सा स्टील का डिब्बा था। उस डिब्बे के अंदर उन्होंने अपने हाथों से रोहन के लिए मीठे मालपुए बनाए थे। कल रात जब सब सो गए थे, तब उन्होंने चोरी छिपे रसोई में जाकर अपनी जलती हुई उंगलियों से ये मालपुए तले थे, क्योंकि बचपन में रोहन होली के दिन बिना मालपुए खाए घर से बाहर कदम नहीं रखता था। आज होली है। शांति देवी ने अपने कांपते हाथों से उस स्टील के डिब्बे को सहलाते हुए मन ही मन सोचा, मेरा रोहन बड़ा आदमी बन गया है। उसके पास अब मेरी इन पुरानी बातों के लिए वक्त नहीं होगा। लेकिन आज तो त्योहार है ना, आज तो वो अपनी माँ को गुलाल लगाने ज़रूर आएगा। मैं बस एक छोटा सा मालपुआ उसके मुंह में रख दूंगी। दोपहर ढलने लगी, सूरज की किरणें तीखी हो गई। रेन डांस पार्टी अब ख़त्म हो चुकी थी। मेहमान अपने अपने घरों को लौट चुके थे, लेकिन रोहन अपनी माँ को रंग तो दूर एक बार देखने तक नहीं आया। शांति देवी की आंखों की वो उम्मीद अब धीरे धीरे आंसुओं में बदलने लगी थी। तभी बाहर से एक तीखी, कर्कश और नशे में डूबी हुई आवाज़ गूंजी, अरे ए हरामखोर नौकर, कहाँ मर गए? यह मीनल की चीखती हुई आवाज़ थी। शांति देवी का दिल धक से रह गया। वो डरते डरते उठी। घुटनों के दर्द को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने अपना पल्लू सिर पर रखा और वो मालपुए का डिब्बा पल्लू में छिपाकर धीरे से क्वार्टर का दरवाज़ा खोला। बाहर का नज़ारा देखकर वो सहम गई। पूरा हरा भरा लॉन अब एक गंदे नाले जैसा लग रहा था। बारिश के पानी, पक्के रंगों और उखड़ी हुई घास ने मिलकर वहाँ एक विभत्स कीचड़ का दलदल बना दिया था। चारों तरफ शराब की खाली बोतलें, सिगरेट के टुकड़े, आधी खाई हुई प्लेटें और जूठे बर्तन बिखरे पड़े थे। लॉन के बीचों बीच रोहन और मीनल खड़े थे। दोनों पूरी तरह नशे में धूत थे और उनके कपड़ों पर अजीब से भद्दे रंग पुते हुए थे। रोहन बेटा, शांति देवी ने एक खंभे की आड़ से बाहर निकलते हुए अपनी कांपती और कमज़ोर आवाज़ में पुकारा। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर रोहन ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में शराब का लाल नशा और अपनी गंवार माँ को देखकर उपजा हुआ एक गहरा घमंड था। तुम बाहर क्यों आई? रोहन शेर की तरह दहाड़ा। उसकी आवाज़ में इतना गुस्सा था कि शांति देवी 2 कदम पीछे हट गई। मैंने कहा था ना कि आज मेरी पार्टी है। अपने उस बिल से बाहर मत निकलना। मेरी इज्जत का तमाशा बनाने आ गई फिर से। तभी मीनल की नज़र अपनी सांस पर पड़ी। उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक खौफनाक और शैतानी मुस्कान तैर गई। शराब के नशे में उसे अपनी सास का अपमान करने में एक अजीब सा मज़ा आ रहा था। अरे रोहन, छोड़ो ना, मीनल ने लड़खड़ाते हुए कहा और एक भद्दी सी हंसी हंसी। देखो, नौकर तो आज होली की छुट्टी पर गए हैं और तुम्हारी ये जो महान माँ है ना, ये सारा दिन हमारे घर की मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ती है। आज काम आ जाएगी। इसी से कहो
कि ये लॉन का सारा कीचड़ साफ करे और ये सारे मेहमानों के जूठे बर्तन धोकर रखे। शांति देवी का दिल दहल गया। जिस बेटे को उन्होंने अपना खून पिलाकर बड़ा किया था, उसकी पत्नी आज उन्हें मेहमानों की जूठन साफ करने को कह रही थी। बहू, शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। आज होली का पवित्र दिन है बेटी, और मेरी कमर में बहुत दर्द है। गठिया की वजह से मुझसे बैठा नहीं जाता। मुझसे ये सब नहीं होगा। ये मालपुए। इससे पहले कि शांति देवी मालपुए की बात पूरी कर पाती, रोहन का शैतान पूरी तरह से आज़ाद हो गया। वो तेज कदमों से चलता हुआ अपनी माँ के पास आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी उस 60 साल की बूढ़ी माँ की पतली हड्डियों वाली कलाई को अपने मजबूत हाथ से इतनी जोर से दबोच लिया कि शांति देवी के मुंह से दर्द की एक सिसकी निकल गई। उनके हाथ से मालपुए का डिब्बा छूटकर जमीन पर गिर गया और सारे मालपुए उस गंदे पानी में बिखर गए। रोहन, मेरा हाथ छोड़ दे बेटा, दर्द हो रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को मना करने की? रोहन उन्हें घसीटते हुए लॉन के बीचों बीच उस कीचड़ वाले हिस्से में ले आया। शांति देवी के पैर घिसट रहे थे। इस घर में रहना है, हमारी रोटियां खानी है, तो जो मीनल कहेगी वो करना पड़ेगा। चुपचाप बैठकर ये कीचड़ साफ करो। मीनल ने देखा कि उसकी सास अभी भी रोते हुए खड़ी है। मीनल का अहंकार चोटिल हो गया। उसके चारों तरफ नज़र दौड़ाई। पास ही एक बड़ी सी प्लास्टिक की बाल्टी रखी थी। उस बाल्टी में रेन डांस का जमा हुआ पानी, मेहमानों के जूतों का कीचड़, सिगरेट की राख और कुछ उल्टी जैसी गंदगी भरी हुई थी। मीनल ने उस भारी बाल्टी को अपने दोनों हाथों से उठाया। उसके होठों पर एक दरिंदगी भरी हंसी थी। बिना एक पल की झिझक के बिना यह सोचे कि सामने एक माँ खड़ी है, मीनल ने वो पूरी की पूरी बाल्टी, वो सड़ा हुआ और बदबूदार कीचड़ का पानी सीधे शांति देवी के चेहरे और शरीर पर उड़ेल दिया। आह! शांति देवी के मुंह से एक दिल चीर देने वाली मर्मभेदी चीख निकल गई। वो ठंडा, बदबूदार और गंदा पानी उनकी आंखों में, उनके मुंह में और उनकी नाक में भर गया। उनकी वो साफ सुथरी साड़ी पल भर में कीचड़ से लथपथ होकर उनके कमज़ोर शरीर से चिपक गए। उस पानी के तेज झटके और अपनी कमर के दर्द को वो सह नहीं पाई। उनका संतुलन बिगड़ गया। शांति देवी धड़ाम से मुंह के बल उसी कीचड़ और मेहमानों के फेंके हुए जूठे बर्तनों और सड़े हुए खाने के ढेर पर जा गिरी। उनके माथे पर एक जूठी कांच की प्लेट चुभ गई और वहां से हल्का सा खून रिसने लगा। मीनल पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। उसका अट्टहास उस सन्नाटे को चीर रहा था। हैप्पी होली बुढ़िया, मीनल ने ताना मारते हुए कहा। यही रंग है तेरी औकात का। बहुत शौक था ना होली खेलने का। अब चुपचाप बैठकर ये सारा कीचड़ और बर्तन साफ कर, वरना आज रात को तुझे एक निवाला भी नहीं मिलेगा। भूखी सड़ना उस कमरे में। रोहन ने अपनी माँ को उस कीचड़ में लथपथ, कांपते और कराहते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों में रत्ती भर भी पछतावा नहीं था। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला, अपने हाथ पोंछे और हंसते हुए कहा, चलो मीनल, इसका ड्रामा छोड़ो। इसे इसकी औकात समझ आ गई है। ये इसी लायक है। दोनों पति पत्नी अपनी उस बेबस माँ को उसी कचरे के ढेर में छोड़कर हंसते हुए बंगले के अंदर चले गए और कांच का भारी दरवाज़ा बंद कर लिया।
शांति देवी उस ठंडे कीचड़ में सनी हुई जमीन पर बैठी थी। उनके कपड़ों से संडास आ रही थी। उनके घुटने छील गए थे और माथे से खून बह रहा था। उन्होंने अपने कांपते हुए कीचड़ से सने हाथों को जोड़ा और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। आज उन्हें अपने इस माँ होने पर घिन आ रही थी। उनकी सिसकियाँ उस खाली लॉन में गूंज रही थी। हे भगवान! शांति देवी की आवाज़ में एक ऐसा दर्द था जो आसमान के सीने को भी चीर दे। इससे तो तूने मुझे बांझ रखा होता मेरे मालिक। मैंने एक बेटे को नहीं, एक कसाई को जन्म दिया है। फिर उन्हें अपना मायका याद आया, अपना वो भाई जिसने उनकी विदाई पर पूरे गांव में सोने के सिक्के बांटे थे। शांति देवी ने उस कीचड़ में अपना सिर पटक दिया और एक दर्दनाक आवाज़ में पुकारा, भैया, ओ भवानी भैया, तू कहाँ है? तूने कहा था ना कि तू मेरी आँख में आंसू नहीं आने देगा। देख तेरी शांति आज कीचड़ में तड़प रही है भैया। मुझे बचा ले मेरे भैया, मैं मर रही हूँ। शांति देवी की वो दर्द भरी पुकार उस बंगले की दीवारों से टकरा कर रह गई। रोहन को लगा कि उसकी माँ लावारिस है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन वो बेवकूफ़ बेटा यह नहीं जानता था कि एक बहन की चीख जब आसमान तक पहुँचती है तो भगवान उसका न्याय करने के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजता है। और वो काल शांति देवी का सगा भाई भवानी सिंह उसी वक्त उस शहर की सरहदों में कदम रख चुका था। उसी वक्त उस आलीशान बंगले के मुख्य गेट पर एक भारी और खौफनाक सन्नाटा छाने लगा। 10 काली SUV गाड़ियों का एक लंबा काफिला सायरन बजाते हुए गेट के बाहर आकर रुका। सबसे आगे वाली गाड़ी का दरवाज़ा खुला। उसमें से एक 65 साल का 6 फुट लंबा चौड़े सीने वाला और रफ्तार शख्स बाहर उतरा। उन्होंने सफ़ेद रंग का जोधपुरी सूट पहना था और आंखों पर काला चश्मा था। उनके चेहरे पर एक राजपुताना रुतबा था। यह ठाकुर भवानी सिंह थे, शांति के सगे भाई। भवानी सिंह 10 साल बाद लंदन से इंडिया लौटे थे। वो अपनी बहन को सरप्राइज देना चाहते थे। उनकी गाड़ियों में होली का फाग भरा हुआ था। सोने के गहने, रेशमी साड़ियाँ और करोड़ों के उपहार। चलिए साहब, भवानी सिंह के मुनीम ने कहा। भवानी सिंह के होठों पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। आज मेरी शांति मुझे देखकर पागल हो जाएगी। उसने कहा था कि उसका बेटा उसे पलकों पर बिठा कर रखता है। आज मैं अपने भांजे रोहन को गले लगा लूँगा। भवानी सिंह और उनके दर्जन भर बांसर बंगले के अंदर दाखिल हुए। लेकिन जैसे ही भवानी सिंह ने लॉन के अंदर कदम रखा, उनकी वो मुस्कान उनके चेहरे पर ही जम गई। उनके कानों में किसी के सिसकने की आवाज़ आई। उन्होंने दूर एक कोने में देखा, एक बूढ़ी औरत कीचड़ और गंदे पानी में सनी हुई जमीन पर बैठकर जूठे बर्तन मांज रही थी। उसके बाल कीचड़ से लथपथ थे और वो रोते हुए अपने कांपते हाथों से फर्श साफ कर रही थी। तभी भवानी सिंह ने देखा कि रोहन, उनका भांजा और मीनल उस बूढ़ी औरत के पास आए। रोहन ने अपने लेदर के जूते से उस बूढ़ी औरत के हाथ को ठोकर मारी। जल्दी हाथ चला बुढ़िया, मेहमान जा रहे हैं, रोहन जोर से चिल्लाया। उस बूढ़ी औरत ने डर कर अपना चेहरा ऊपर उठाया। जैसे ही उस कीचड़ से सने चेहरे पर भवानी सिंह की नज़र पड़ी, भवानी सिंह के दिल की धड़कन रुक गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो कोई और नहीं, उनकी अपनी जान से प्यारी बहन शांति देवी थी। भवानी सिंह के मजबूत हाथों में पकड़ा हुआ वो चांदी का बड़ा सा थाल, जिसमें करोड़ों के सोने के गहने, रेशमी साड़ियाँ और बहन के लिए लाया गया अथाह प्यार सजा था, उनके कांपते हाथों से फिसल गया। सोने के कंगन, असरफियाँ और शगुन का सामान उस गंदे बदबूदार कीचड़ वाले फर्श पर बिखर गया। थाल के जमीन पर गिरने की उस तेज खनकती हुई आवाज़ ने लॉन के उस भयानक सन्नाटे को एक झटके में तोड़ दिया। आवाज़ सुनकर रोहन, मीनल और जमीन पर पड़ी शांति देवी ने एक साथ गेट की तरफ देखा। शांति देवी ने कीचड़ और गंदे पानी से सनी अपनी धुंधली और रोती हुई आंखें उठाई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि उनका अपना खून, उनका भवानी भैया साक्षात खड़ा था। भैया! शांति देवी के सूखे फटे हुए गले से एक ऐसी दर्दनाक और मर्मभेदी चीख निकली जिसने वहाँ की हवाओं को भी रुला दिया। भैया! भवानी सी वहीं भूत बनकर खड़े थे। उनकी आंखों में जो खुशी कुछ पल पहले थी, उसकी जगह अब उबलते हुए खून ने ले ली थी। उनकी आंखों की नसें लाल होकर तन गई। उनका 65 साल का मजबूत और चौड़ा शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे कोई सुप्त ज्वालामुखी फटने से ठीक पहले कांपता है। उन्होंने झटके से अपनी आंखों का काला चश्मा उतारा और उसे जमीन पर दे मारा। चश्मा टुकड़े टुकड़े हो गया। शांति! भवानी सिंह के सीने से निकली वो दहाड़ किसी घायल शेर की गर्जना जैसी थी, जिसने पूरे आसमान को चीर कर रख दिया। उनकी आवाज़ में इतना खौफ, इतना दर्द और इतना विनाशकारी गुस्सा था कि पीछे बज रहे डीजे का कान फोड़ू संगीत भी उस आवाज़ के आगे अचानक फीका और बेजान लगने लगा। भवानी सिंह पागलों की तरह दौड़ पड़े। उन्होंने यह नहीं देखा कि ज़मीन पर कितना गंदा कीचड़ है। उन्होंने अपने उस करोड़ों के डिजाइनर सफ़ेद जोधपुरी सूट की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। वो सीधे उस कचड़े, कीचन और जूठे बर्तनों के ढेर में घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपनी कांपती हुई बाहों को बढ़ाया और अपनी उस कीचड़ में सनी ठंड और डर से कांपती हुई बहन को अपने चौड़े सीने से लगा लिया। उनका वो सफ़ेद बेदाग सूट शांति के कीचड़ और आंसुओं से पूरी तरह सन गया, लेकिन भवानी को उस गंदगी में अपनी जान से प्यारी बहन की खुशबू आ रही थी। शांति, मेरी गुड़िया, मेरी लाडो। भवानी सिंह, जिनके नाम से पूरा लंदन कांपता था, आज एक छोटे बच्चे की तरह फफक कर रो पड़े। उनके आंसू शांति के माथे के कीचड़ को धो रहे थे। ये क्या हालत बना रखी है तेरी, मेरी बहन को इस कीचड़ में। तूने तो फ़ोन पर हमेशा कहा था कि तू यहाँ राज कर रही है। तेरा बेटा तुझे पलकों पर रखता है। ये कीचड़, ये जूठे बर्तन, मेरी बहन के साथ, मेरे खून के साथ ये सुलूक। शांति देवी ने अपने भाई के सीने में अपना मुंह छिपा लिया और बरसों का दबा हुआ दर्द आंसुओं के समंदर की तरह बह निकला। भैया, मुझे यहाँ से ले चल भैया, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा ले मेरे भैया। दूर खड़े रोहन और मीनल के नशे और अहंकार का बुखार एक झटके में उतर गया था। उनके होश फाख्ता हो गए। रोहन के माथे पर पसीना चमकने लगा। वो हकलाते और कांपते हुए आगे बढ़ा। मामा जी, आप कब आए? ये आप क्या कर रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं। ये तो बस। चुप! भवानी सिंह की इस एक खौफनाक आवाज़ ने रोहन के गले में शब्द सुखा दिए। भवानी सिंह ने अपनी रोती हुई बहन को
बहुत ही नाजुक तरीके से अपने मुनीम के सहारे छोड़ा। वो धीरे धीरे भारी कदमों से मुड़कर रोहन की तरफ बढ़ने लगे। उनके जूतों की खटखट मौत की दस्तक जैसी लग रही थी। उनके चेहरे पर अब कोई आंसू नहीं था, बल्कि शमशान जैसा एक खौफनाक और बर्फीला सन्नाटा था। रोहन डर के मारे पीछे खिसकने लगा। उसकी सांसें फूल रही थी। मामा जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपका भांजा हूँ। भवानी सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना दायां हाथ, जिसमें लोहे जैसी ताकत थी, उसे हवा में उठाया और अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे वजूद का गुस्सा इकट्ठा करके रोहन के गाल पर एक ऐसा जोरदार तमाचा जड़ा। वो तमाचा नहीं, बल्कि बिजली का गिरना था। आवाज़ इतनी भयानक थी कि मीनल चीख पड़ी। रोहन का 80 किलो का शरीर हवा में एक खिलौने की तरह गोल घूमा और सीधा पीछे रखी एक बड़ी सी विदेशी कांच की टेबल पर जा गिरा। टेबल चकनाचूर हो गई और कांच के टुकड़े रोहन के शरीर में चुभ गए। रोहन का जबड़ा अपनी जगह से हिल गया था और उसके मुंह से, नाक से खून का फवारा छूट पड़ा। रोहन, मीनल चीखते हुए पागलों की तरह आगे आई। हाउ डेयर यू! उसने भवानी सिंह की तरफ अपनी उंगली उठाई। आपने मेरे पति पर हाथ कैसे उठाया? आप होते कौन हैं? हमारे घर में घुसने वाले? सिक्योरिटी गार्ड? इस जंगली आदमी को धक्के मार कर बाहर निकालो। भवानी सिंह ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर मीनल की तरफ एक ऐसी खूंखार, खून की प्यासी नज़र से देखा कि मीनल की उंगली हवा में ही जम गई और उसकी रूह कांप उठी। अपनी ये चीखती हुई आवाज़ नीची रख लड़की। भवानी सिंह ने दांत पीसते हुए जहरीली आवाज़ में कहा, वरना तेरी वो जबान जड़ से काट कर इसी कीचड़ के कुत्तों को खिला दूंगा, जिस जबान से तूने मेरी बहन को बुढ़िया और नौकरानी कहने की ज़रूरत की है। भवानी सिंह का इशारा पाते ही उनके 15 हट्टे कट्टे हथियारों से लैस बाउंसर ने तुरंत हरकत की। उन्होंने रोहन के बंगले के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की बंदूकें और डंडे पलक झपकते ही छीन लिए और उन्हें ज़मीन पर घुटनों के बल बैठाकर उनके सिर पर गन तान दी। पलक झपकते ही वो पूरा आलीशान बंगला हाईजैक हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ ठाकुर भवानी सिंह का राज था। भवानी सिंह आगे बढ़े। उन्होंने कांच के टुकड़ों और खून में लथपथ पड़े रोहन को उसके कॉलर से पकड़ा और एक ही झटके में हवा में घसीटते हुए ऊपर उठा लिया। रोहन के पैर जमीन से उठ गए थे। अपनी जन्म देने वाली माँ को लात मारता है तू? भवानी सिंह की आंखों से आग बरस रही थी। जिस औरत ने अपना खून सुखाकर, अपना पेट काटकर तुझे पढ़ाया, उसे तू होली के दिन कीचड़ से नहलाता है। मुझे लगा था कि मेरी बहन की कोख से पैदा होने वाला बेटा एक इंसान होगा, लेकिन तू तो एक कीड़ा है जो सिर्फ गंदगी में ही पलता है। रोहन के मुंह से खून और कांच के टुकड़े गिर रहे थे। वो सांस लेने के लिए तड़प रहा था। उसने रोते हुए, खून थूकते हुए गिड़गिड़ाया, मामा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ये सब मीनल ने करवाया था। माफ़ी। भवानी सिंह ने एक खौफनाक शैतानी हंसी हंसी, जो मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी। उन्होंने रोहन की गर्दन को और कस कर दबोचा। माफ़ी तो भगवान देता है कीड़े। मैं तो राजपूत हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ हिसाब करता हूँ। भवानी सिंह ने हवा में लटके हुए खून और कांच से लथपथ रोहन को
एक झटके से नीचे जमीन पर ऐसे पटक दिया जैसे कोई कसाई किसी मरे हुए जानवर को फेंकता है। रोहन का शरीर उस ठंडे और कीचड़ भरे इटालियन मार्बल पर गिरा। उसकी पसलियों में भयानक दर्द उठा और वो दर्द से कराहते हुए अपने ही खून के गरारे करने लगा। भवानी सिंह ने अपनी शेर जैसी लाल आंखों से उसे घूरा और अपने पीछे खड़े अपने चीफ लॉयर को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से इशारा किया। वकील तुरंत अपनी काली ब्रीफकेस खोलकर आगे आ गया। रोहन, भवानी सिंह की भारी आवाज़ में अब चीख नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बर्फीला जहर घुला हुआ था जो सीधे रोहन की रगों का खून जमा रहा था। तुझे क्या लगता है, तूने ये जो रोहन इंडस्ट्रीज खड़ी की है, ये जो करोड़ों का शीशे का महल बनाया है, जिसमें तू विदेशी शराब पीकर अपनी जन्म देने वाली माँ पर हुकूमत करता है, ये सब तेरी मेहनत है? रोहन दर्द से हाँफते हुए अपनी फटी हुई आंखों से अपने मामा को देख रहा था। तू अपनी माँ को अनपढ़, गवार और भिखारिन समझकर उसे कीचड़ में नहलाता है ना? भवानी सिंह ने वकील के हाथ से एक मोटी सी लीगल फाइल खींची और उसे जोर से रोहन के खून से सने चेहरे पर दे मारा। पढ़ इसे, अपनी इन लालची और अंधी आंखों से पढ़। भवानी सिंह जोर से दहाड़े। फाइल के पन्ने जमीन पर बिखर गए। उनमें लाल सील और स्टाम्प पेपर लगे हुए थे। रोहन ने कांपते लहूलुहान हाथों से एक पन्ना उठाया। उसमें जो लिखा था उसे पढ़ते ही रोहन की सांसें उसके गले में ही अटक गई। उसके दिमाग की नसें फटने को हो गई। 10 साल पहले भवानी सिंह ने अपनी उंगली रोहन के सीने पर गाड़ते हुए कहा, जब तू एक मामूली सी नौकरी के लिए धक्के खा रहा था और अचानक तुझे बिजनेस शुरू करने के लिए 50 करोड़ की जो गुमनाम फंडिंग मिली थी, वो किसी विदेशी इन्वेस्टर ने नहीं दी थी कीड़े। वो 50 करोड़ की भीख तेरे इसी मामा ने तेरी झोली में डाली थी। मीनल, जो अब तक अपने फटे हुए घमंड के साथ दूर खड़ी कांप रही थी, ये सुनते ही सदमे से भूत बन गई। मैंने वो 50 करोड़ इसीलिए नहीं दिए थे कि तू मेरी बहन को नौकरानी बना दे। भवानी सिंह का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। मैंने वो पैसा अपनी बहन शांति के नाम पर इन्वेस्ट किया था। इस कागज को गौर से देख। इस रोहन इंडस्ट्रीज की, इस करोड़ों के बंगले की और तेरे बैंक में रखे एक एक पैसों की 80% हिस्सेदारी और मालिकाना हक आज भी मेरी बहन शांति देवी के नाम पर है। तू कोई मालिक नहीं है रोहन, तू तो सिर्फ मेरी बहन के टुकड़ों पर पलने वाला एक 2 कौड़ी का नौकर है। क्या 80% शेयर्स? मीनल के मुंह से एक बेजान फुसफुसाहट निकली। उसके पैरों तले से जमीन ही नहीं, उसका पूरा आसमान खिसक गया था। उसकी वो हाई क्लास जिंदगी, वो महंगी शराब, वो किटी पार्टी का रुतबा, सब कुछ एक पल में कांच की तरह चकनाचूर हो गया था। भवानी सिंह ने एक खौफनाक और शैतानी अट्टहास किया। हाँ, तुम दोनों मेरी बहन के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले भिखारी हो और आज इसी वक्त मैं तुम दोनों भिखारियों को तुम्हारी असली औकात, तुम्हारी असली जगह भेज रहा हूँ। भवानी सिंह ने अपने कोट से अपना सैटेलाइट फ़ोन निकाला और स्पीकर ऑन करके अपने सेक्रेटरी को लंदन कॉल लगाया। पूरे लॉन में उस कॉल की आवाज़ गूंज रही थी। माइकल, भवानी सिंह ने ठंडी और बेरहम आवाज़ में आदेश दिया। इंडिया की रोहन इंडस्ट्रीज के सारे पर्सनल
और बिजनेस बैंक अकाउंट्स इसी सेकेंड फ्रीज कर दो। रोहन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नाम हमेशा के लिए मिटा दो और शहर के पुलिस कमिश्नर को फ़ोन करके इस बंगले को अभी के अभी सील करवा दो। नहीं मामा जी, नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। रोहन अपनी टूटी हुई पसलियों के बल घिसटता हुआ भवानी सिंह के पैरों में गिर पड़ा। वो कुत्तों की तरह गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बर्बाद मत कीजिए मामा जी, मैं सड़क पर आ जाऊंगा, मेरा सब कुछ लूट जाएगा। मैं आपका भांजा हूँ, मुझे एक मौका दे दीजिए। मीनल, जिसका अहंकार अब राख में मिल चुका था, वो अभी घुटनों के बल रेंगती हुई शांति देवी के पास आई। उसने शांति देवी के कीचड़ से सने पैर अपने हाथों से पकड़ लिया। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं आपकी बेटी हूँ माँ जी, अपने भाई को रोकिए, हम कंगाल हो जाएंगे। मीनल फूट फूट कर रोते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। लेकिन शांति देवी अब वो लाचार और बेबस औरत नहीं थी। उनके अंदर की ममता, जो सुबह तक अपने बेटे के लिए मालपुए बना रही थी, वो अब अपने भाई के इस खौफनाक रूप को देखकर एक सख्त चट्टान में बदल चुकी थी। शांति देवी ने अपना कीचड़ से सना पैर एक जोरदार झटके के साथ मीनल के हाथों से पीछे खींच लिया, जैसे किसी गंदे कीड़े को झटक दिया हो। तू मेरी बेटी नहीं है बहू। शांति देवी की आवाज़ में एक ऐसा सन्नाटा था जिसने मीनल की रूह कँपा दी। और ये रोहन मेरा बेटा नहीं है। जो औरत एक 60 साल की माँ को कीचड़ और गंदे पानी में नहलाकर उस पर हंस सकती है, वो इस दुनिया में किसी की बेटी नहीं हो सकती। आज मेरे लिए तुम दोनों उसी कीचड़ में दफन हो गए हो। भवानी सिंह ने अपनी बहन की बात सुनी और उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने बाउंसर्स की तरफ देखा और एक ऐसा इशारा किया जिससे रोहन और मीनल की बची खुची इज्जत की भी धज्जियां उड़ा दी। उन दोनों के शरीर पर जो ये लाखों के डिजाइनर कपड़े हैं, जो सोने की घड़ियां और हीरो के हार हैं, ये सब मेरी बहन के पैसों के हैं। भवानी सिंह ने दहाड़ते हुए कहा, इनके शरीर से ये सारे महंगे कपड़े और गहने खींचकर उतार दो और इन्हें घसीटकर उसी कीचड़, उसी गंदे पानी और उसी जूठी बर्तनों के ढेर में ले जाकर बैठा दो जहाँ इन दरिंदों ने मेरी बहन को बैठाया था। नो, प्लीज़ नहीं, मीनल जोर से चीखी। लेकिन बाउंसर्स ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने रोहन और मीनल को कॉलर और बालों से पकड़ा। उनके हाथों से लाखों की रोलेक्स घड़ियां, गले से हीरो की हार और सोने की चैन नोच ली गई। बाउंसर ने उन दोनों को जानवरों की तरह घसीटा और ठीक उसी जगह ले जाकर जमीन पर पटक दिया जहां मेहमानों की उल्टियां, कीचड़, सिगरेट की राख और जूठे बर्तनों का ढेर लगा था। मीनल का महंगा डिजाइनर गाउन कीचड़ से सन गया। रोहन खूर और कचरे में लोट-पोट हो गया। दोनों जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रो रहे थे। तभी भवानी सिंह धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आए। उनके हाथ में वो ही प्लास्टिक की बाल्टी थी जिनमें अभी भी मेहमानों का नहाया हुआ गंदा पानी, कीचड़ और बदबूदार कचरा आधा भरा हुआ था। रोहन ने डरी हुई आंखों से ऊपर देखा। मामा, नहीं। भवानी सिंह ने बिना एक पल की दया दिखाए वो पूरी की पूरी बाल्टी अपनी पूरी ताकत से
रोहन और मीनल के सिर पर उल्टी कर दी। सारा गंदा पानी, कीचड़ और कचरा उन दोनों के मुंह, आंखें और बालों में भर गया। मीनल की चीखें उस गंदे पानी में घूट कर रह गई। रोहन खांसते हुए कीचड़ थूकने लगा। भवानी सिंह ने वो खाली बाल्टी उनके मुंह पर दे मारी और अपनी खौफनाक मौत जैसी आवाज में कहा, हैप्पी होली भांजे। भवानी सिंह का अट्टहास पूरे आसमान में गूंज उठा। यही रंग है तेरी और तेरी इस बीबी का औकात का। आज के बाद अगर तुमने अपनी इस गंदी जुबान से मेरी बहन शांति का नाम भी लेने की ज़रूरत की तो मैं कसम खाता हूँ मैं तुम दोनों को इसी शहर की कीचड़ भरी मिट्टी में जिंदा गाड़ दूंगा और तुम्हारे कंकाल भी किसी को नहीं मिलेंगे। भवानी सिंह ने पलटकर अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसे उस नरक से हमेशा के लिए आज़ाद कर अपने साथ अपनी दुनिया की तरफ ले चले। पीछे छूट गए रोहन और मीनल अपने ही घर के कचड़े में, अपने ही कर्मों की कीचड़ में हमेशा के लिए सड़ने के लिए। उसके बाद भवानी सिंह अपनी बहन शांति के पास आए। उन्होंने अपने रेशमी रुमाल से शांति देवी के चेहरे का कीचड़ पोंछा और उनके माथे को चूमा। चल गुड़िया, अपने घर चल। आज से तू मेरे महल में रानी बन कर रहेगी। तेरा ये भाई अभी जिंदा है। भवानी सिंह ने अपनी बहन को पूरे सम्मान के साथ अपनी लग्जरी गाड़ी में बिठाया। गाड़ियों का काफिला उसी शान से वापस मुड़ गया। पीछे छूट गया रोहन और मीनल। कीचड़ में लथपथ फूट फूट कर रोते हुए उनका वो करोड़ों का रेन डांस, उनका घमंड, उनका बंगला, सब कुछ पल भर में राख हो गया था। अब उनके पास न माँ थी, ना दौलत और ना ही कोई इज्जत। जब एक लाचार इंसान रोता है तो उसकी आवाज़ सीधे भगवान सुनता है, लेकिन जब एक बेबस बहन रोती है तो भगवान उसका न्याय करने के लिए किसी न किसी रूप में एक भाई को जरूर भेजता है। जो औलाद अपने माता पिता को रुलाती है उसका सर्वनाश उसी के घर के आंगन से शुरू होता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, बुजुर्गों का सम्मान करें। धन्यवाद।